फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ऐसे ही अपना और अपने फैमिली वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। और सॉरी, बहुत दिनों बाद वीडियो आया, एक्सीडेंट होने की वजह से मैं वीडियो प्रॉपर नहीं ला पाई, लेकिन अब मैं कंटिन्यू करूँगी वीडियोस को। जैसे जैसे हेल्थ रिकवर होगी आपके डिमांड के टॉपिक्स भी आएंगे, ठीक है। जो न्यू व्यूअर्स हैं, ओल्ड व्यूअर्स हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर एवरी वीक एक MCQ सीरीज़ आती है और एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियोस आते हैं। जब वो पर्टिकुलर टॉपिक फिनिश हो जाता है तो अदर टॉपिक पे वीडियोस आते हैं। अभी तक जितने भी वीडियोस आए हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करके मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टाइम पे नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और जितने भी वीडियोस आते हैं उनके PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, तो आप चाहें तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे यहाँ पे जो अभी क्वेश्चन MCQ चल रहे थे उसी का 16 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन। ठीक है, अब जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन क्या है। देखिए, आपने नेफ्रॉन तो पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं बता देती हूँ, सॉरी। हमारी जो किडनी है उसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। अब ये नेफ्रॉन कैसे बनी होती है, देखिए इसमें ये बोमेन कैप्सूल होता है। इसके बाद सॉरी, ये मैं यहाँ से ले लेती हूँ। ये इसका बोमेन कैप्सूल होगा, ये आगे PCT, फिर इसकी ये हेनले लूप, फिर इसकी DCT, देन फिर कलेक्टिंग डक्ट, और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाती है ये पूरा स्ट्रक्चर। और यहाँ पे सॉरी, एक और लेनी थी, इसी से जोड़ देते हैं। यहाँ पे ये कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को रेनल कार्पसल्स या मेल्पिजन कार्पसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी रही हेनले लूप। अब इस नेफ्रॉन, ठीक है। अब जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन क्या होती है। जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन को हम हेनले लूप के साइज़ के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। वो कैसे, देखिए, अगर ये जो हेनले लूप है मिड में जो PCT के बाद आ रहा है, अगर इसका साइज छोटा होगा और ये मेडुला पोर्शन में सिर्फ सुपरफिशियली मतलब टच करता हुआ चला आएगा, तो ये क्या कहलाती है, कॉर्टिकोनेफ्रॉन कहलाती है। लेकिन अगर यही हेनले लूप का साइज़, ये हेनले लूप अपने साइज़ में बड़ा होता है और ये मेडुला पोर्शन में अंदर तक जाता है, ठीक है, मतलब हेनले लूप का साइज़ अगर बड़ा होता है, अगर हेनले लूप बड़ा होता है और ये मेडुला पोर्शन में डीपली टच करता है, डीपली जाता है, तो ये क्या कहलाता है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। मीन्स कि अगर बहुत हेनले लूप बड़ा होगा और वो डीपली मेडुला में जाएगा तो वो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहलाएगी। और यदि हेनले लूप का साइज छोटा होगा और वो सुपरफिशियली टच करेगा मेडुला पोर्शन को, तो वो क्या कहलाएगा, कॉर्टिकोनेफ्रॉन कहलाएगा। जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन की जो परसेंटेज है नेफ्रॉन में, वो कितना होता है, 30% जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स होती हैं और बाकी 70% क्या होती हैं, कॉर्टिकोनेफ्रॉन्स होती हैं। तो इसका जो पार्ट है वो क्या है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन इसका जो आंसर है वो होगा आपका B, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ है वो क्या होगी, कॉर्टिकोनेफ्रॉन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज यूज फॉर चेक द प्रॉपर डायलेजेट मिक्सचर। मतलब कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाएगा जिससे आप पता लगा सकें कि जो डायलेजेट जो मिक्स हुआ है वो सही तरीके से मिक्स हुआ है। तो वो टेस्ट होता है कंडक्टिविटी। अगर आपके पास कोई डायलेजेट आया, कैन आई डायलेजेट की, और आपने मशीन में लगाई और कंडक्टिविटी सही आ गई, इट मीन्स कि ये इसमें जो डायलेजेट में जो पार्ट A है, पार्ट B है, वो सही ढंग से प्रॉपर मिक्स हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सब्सटेंस एड्स द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इम्पल्स टू द मसल्स। मतलब कौन सा सब्सटेंस ऐड किया जाता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व्स इम्पल्स, मसल्स के ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए। तो वो सब्सटेंस है एसिटाइल कोलिन, ओके। ये कई बार आया है तो इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। वेयर आर द पोडोसाइट फाउंड इन नेफ्रॉन। अब पोडोसाइट क्या है और कहाँ पाई जाती है, तो देखिए नेफ्रॉन का मैंने बताया था आपको, ये बोमेन कैप्सूल हो गया, यहाँ पे कैपिलरीज का गुच्छा टाइप का पाया जाता है जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। इसी बोमेन कैप्सूल के इधर की तरफ, ये तो हमारा ग्लोमेरुलस हो गया,
यहाँ पे अब ये जो बोमेन कैप्सूल है इसकी 2-3 लेयर होती हैं। तो जो इसकी सबसे नीचे वाली लेयर होती है, इनर वॉल जो होती है, यहाँ पे इस तरीके से गोल गोल इस तरीके से लगे होते हैं, मतलब एक लेयर बनी होती है गोल गोल पोर्शन जैसी। तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है पोडोसाइट। ठीक है, तो ये जो पोडोसाइट है कहाँ पाए जाते हैं, इनर वॉल ऑफ बोमेन कैप्सूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर मेड द स्वेट ऑफ बॉडी, मतलब पसीना किससे मिलके बना होता है। तो देखिए जो पसीना है वो NaCl से, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया से और लैक्टिक एसिड से मिलके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वेजिटेरियन हैव लेस यूरिक एसिड इन ब्लड, जो वेजिटेरियन लोग हैं वो कम यूरिक एसिड क्यों रखते हैं ब्लड में। उसका रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा आप प्रोटीन डाइट लेंगे उतना ज़्यादा यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बनेगा। अब कोई भी इंसान अगर बहुत ज़्यादा मीट खाता है या चिकन वगैरह यूज़ करता है या बहुत सारी प्रोटीन वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, तो ऐसे लोगों की बॉडी में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो जब भी आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो वो यूरिक एसिड में 100% कन्वर्ट होगी ही होगी। ठीक है, तो वेजिटेरियन लोग लेस यूरिक एसिड क्यों रखते हैं, इसका जो आंसर है ड्यू टू नॉन इनटेक ऑफ प्यूरिन रिच मीट। अब जो प्यूरिन है ये क्या है, ये भी एक प्रोटीन है, ग्वानिन है ये भी एक प्रोटीन है। तो मतलब चाहे आप प्रोटीन लें, किसी भी फॉर्म में लें, प्यूरिन की फॉर्म में लें, ग्वानिन की फॉर्म में लें, तो जो वेजिटेरियन लोग हैं वो कम प्रोटीन वाली चीज़ों को इनटेक करते हैं, मतलब लेते हैं, खाते हैं, इसलिए उनकी बॉडी में यूरिक एसिड कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉज ड्यू टू एक्सेसिव सीरम एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। अब कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर किसी पर्सन के सीरम में क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड हो जाता है। तो देखिए यूरिक एसिड अगर एक्यूमुलेशन होगा सीरम में तो उससे क्या होगा, उससे प्रॉब्लम होती है आर्थराइटिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीवियर की बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा अगर एक्यूमुलेशन हो जाता है यूरिक एसिड का, तो दैट सिचुएशन में कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आर्थराइटिस के भी कई टाइप्स हैं, तो इसमें से गाउट आर्थराइटिस जो है उस बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन होने पे क्रिएट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सीबम प्रोड्यूस बाय सेबेशियस ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो सीबम सेबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, किससे वो बनी होती है। ठीक है, तो वो बनी होती है स्टीरोल से या बैक्सिस से या हाइड्रोकार्बन से या ऑल ऑफ द एबव से। तो देखिए वो जो बनी होती है वो ऑल ऑफ द एबव से, मतलब स्टीरोल्स भी होगा उसमें, बैक्सिस भी होंगे और हाइड्रोकार्बन्स भी होंगे। अब सीबम क्या, सबसे मेन बात आती है सीबम क्या है। कभी कभी जब आपको पसीने वगैरह आते हैं या कुछ लोगों के पसीने बहुत ज़्यादा ऐसे आते हैं, उन लोगों को मतलब जिनकी ऑयली स्किन होती है स्पेशली, उन लोगों के क्या है कुछ येलो कलर के मतलब ज़्यादा पसीने आने पे तेल जैसा तो दिखेगा ही, कुछ येलो कलर के भी कण दिखते हैं, वो क्या कहलाता है, वो सीबम कहलाता है और ये सेबेशियस ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, और इसी सीबम में क्या होते हैं, स्टीरोल्स भी होते हैं, बैक्सिस भी होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट कॉल्ड, मतलब फैट का ग्लूकोज का फैट से बनना क्या कहलाता है, क्या प्रोसीजर है वो, तो वो क्या कहलाता है, ग्लूकोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, मतलब कितने प्रकार की स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो है 250 स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज द मेजर लिपिड सॉल्युबल इन सेल मेम्ब्रेन। देखिए लिपिड सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, लेकिन इसमें से भी मेजर लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सी है, वो है हमारी विटामिन ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिक एसिड इन द सीरम ऑफ ब्लड इन एडल्ट मेल, ये मैंने दे ही रखा है, तो इसका जो आंसर है वो कितना होगा, 4 to 8.5।
मतलब नॉर्मल रेंज यूरिक एसिड की क्या होगी एक नॉर्मल एडल्ट मेल में, तो वो क्या है 4 से 8.5, और फीमेल में कितनी होगी 2.7 से 7.3। ये मैंने नीचे दे रखा है और मिलीमोल में भी दे रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये वाई लेफ्ट यूरेटर इज स्लाइटली लॉन्गर देन द राइट यूरेटर। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया है, लेकिन आंसर बताने में मुझे मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि लेफ़्ट यूरेटर ज़्यादा लंबा क्यों होता है राइट यूरेटर से। तो इसका जो आंसर होगा वो लेफ़्ट किडनी पोजीशन थोड़ी सी हायर पोजीशन पे होती है राइट किडनी से, इसलिए जो लेफ़्ट यूरेटर है वो स्लाइटली लॉन्गर होता है राइट यूरेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल एक्सक्रीट इफ मैन टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यदि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन लेता है तो क्या एक्सक्रीट करेगा, क्या उत्सर्जित करेगा वो ज़्यादा, तो वो करेगा यूरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज ए हार्मोन प्रिकर्सर। मतलब हार्मोन प्रिकर्सर का काम कौन सी विटामिन करती है, तो वो हार्मोन प्रिकर्सर का काम कौन करता है, विटामिन डी। कैसे करती है, देखिए हम बोलते हैं ना कि धूप लेने के लिए या विटामिन डी अगर चाहिए तो आप धूप में बैठ जाइए। उसका रीज़न क्या होता है कि जब आप धूप में बैठते हैं तो जो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं वो क्या करती हैं, 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पे मतलब के साथ मिलती हैं, और मिलने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, कोलिकैल्सिफेरॉल में। मतलब ये 7D यूवी रेज किससे मिलेंगी, 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से मिलेंगी और विटामिन डी बना देंगी, विटामिन D3 बना देंगी। अब ये 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता कहाँ है, ये कहाँ होता है, जो हमारी त्वचा है या स्किन है उसके सुपरफिशियल पोर्शन पे 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। जब ये 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल यूवी रेज के कांटेक्ट में आता है तो ये कोलिकैल्सिफेरॉल बनाता है, मतलब विटामिन D3 बनाता है। उसके बाद ये विटामिन D3 किससे एब्जॉर्ब की जाती है, ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और फिर ये ट्रांसपोर्टेड होती है कहाँ पे, लिवर में और किडनी में। उसके बाद ये जो विटामिन D3 है एक एंजाइम की हेल्प से क्या बनाता है, कैल्सिट्राइल बनाता है, जो कि क्या है, एक हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन है। ठीक है, इसलिए जो हार्मोन प्रिकॉर्सर का जो काम है वो कौन करता है, हमारी विटामिन डी करती है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।